नमस्कार। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें हुई, एक बार नोटिस में लेना चाहेंगे क्या निष्कर्ष आ गए। एक बार 5-10 मिनट में लिख लीजिए फाइनली क्या निष्कर्ष आ रहे। जितना भी हमने चर्चा किया उसमें निष्कर्ष के रूप में आप तक क्या पहुंचा। कोई कंफ्यूजन है वो देख लीजिए। हेलो।
भैया एक प्रश्न था कि सूत्र है कि कम विकसित इकाई ज़्यादा विकसित इकाई के लिए उपयोगी है और ज़्यादा विकसित इकाई कम विकसित इकाई के लिए पूरक है। तो मानव जो कि भ्रमित है, पेड़ पौधों को पेड़ पौधे जड़ पदार्थ अवस्था जीव अवस्था के लिए पूरक कैसे है? क्योंकि तीन अवस्थाएं तो अपने आप में पूर्ण हैं और मानव तो भ्रमित है, तो इवन उनके इम्बैलेंस का कारण बन रहा है ना वो, तो उनके लिए पूरक कैसे हुआ? तो नहीं हुआ ना, यही तो पीड़ा है। तो समझदार मानव ही अपने से कम विकसित के लिए, तो हम अभी विकसित होने के रूप में हैं, रहने के स्वरूप में नहीं है। मतलब हम शरीर से विकसित हैं, हमारे पास कल्पनाशीलता है, लेकिन वो कल्पनाशीलता अभी समझ के रूप में हमारे पास कल्पनाशीलता समझ के रूप में नहीं आई है, इसलिए हम पूरक नहीं हो पा रहे। यही तो पीड़ा है। तो दूर नहीं जाए, अपने बच्चों के लिए हम वैसा पूरक नहीं हो पाए जैसी अपेक्षा है, तो फिर वो विरोध हमारे भीतर भी है बाहर भी है, उसी के लिए काम कर रहे हैं ना। ये ठीक है कि विकसित जो है कम विकसित का शोषण कर ही सकता है, तो सूत्र ये है कि अधिक विकसित कम विकसित का शोषण और पोषण दोनों करने में सक्षम है। यदि हम भ्रमित हैं तो हमने अपने से कम विकसित का पोषण करने की बजाय शोषण किया है, ऐसा हो गया। भैया, जीवन क्रिया की रासायनिक या भौतिक क्रिया से तृप्ति नहीं है। हाँ, और जीवन क्रिया से भी तृप्ति नहीं है। हाँ, जीवन क्रिया की तृप्ति फाइनली क्रिया शून्यता में अनुभूति से है, सहस्तित्व अनुभूति से है। तो सहस्तित्व अनुभूति पूर्वक तृप्ति वहां पे है, फिर उस तृप्ति के साथ वो बाकी सभी के साथ जीने के स्वरूप को पहचान पाता है। तो क्रिया शून्यता की अनुभूति हो सकती है, उसकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रिया शून्यता हमको प्राप्त है ना। तो क्रिया शून्यता हमको प्राप्त है ही, उसमें अनुभूति के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना है। तो सहस्तित्व अनुभूति की बात हो रही है। जब सहस्तित्व अनुभूति की बात हो रही है तो जितने भी इकाइयों के रूप में जो चीज़ हम देखते हैं, है ना, उसमें स्वभाव धर्म नाम की चीज़ है, वो ज्ञान भाग है। इसलिए वो ज्ञान भाग जो है नीचे के 4.5 क्रिया में उपलब्धि नहीं है, वो ऊपर ही उपलब्ध होगा। तो साक्षात्कार बोध अनुभव वो जगह है जहाँ हम सहस्तित्व को पहचानते हैं, सहस्तित्व में जीवन को पहचानते हैं, जीवन के स्वभाव धर्म को पहचानते हैं और बाकी शेष तीनों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म को पहचानते हैं। तो ये समझ वाला भाग पूरा हुआ। तो समझ साक्षात्कार से शुरू हुआ, अनुभव पे पूरा हुआ। हाँ, ये जो समझ रहे हैं अभी वो साक्षात्कार के लिए सूचना है। हाँ, वो अपने को उपलब्ध हो जाए, जो उन्होंने कहा कि अनुभूति अनुभव हो जाए, अनुभवजन्य हो जाए। जीवन के बारे हम सूचनाएं सुन रहे हैं, लेकिन जीवन अनुभवजन्य हो गया है तो हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आएगा? तो दुनिया के सारे लोग हमको वही जीवन रूप में दिखाई देंगे। फिर धर्म जाति कम ज़्यादा ये सब संजट खत्म हो जाएगा, तो आचरण ही प्रमाण बनेगा ना। हम अभी तक देखा जाए तो अपेक्षाएं कर रहे, कामनाएं कर रहे, मानव जाति एक समान, मानव एक समान और सब कुछ अच्छी कामनाएं हैं, लेकिन उस कामनाओं के लिए योग्यता आ जाए, उसकी भी आवश्यकता है। हाँ जी, लिख डाला? बोलिए, 2-4 लाइन शेयर हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप बोलना चाह रहे थे क्या? अच्छा, हेलो। ये प्रकृति और ये अस्तित्व वही परिपूर्ण है। देखो, जैसे प्रकृति और अस्तित्व 2 शब्द बोला, दोनों में क्या अंतर है? प्रकृति और अस्तित्व 2 शब्द बोला, दोनों में क्या अंतर है?
अस्तित्व और प्रकृति में क्या अंतर है? अस्तित्व सब कुछ है और प्रकृति यानी कि एक थोड़ा अंश ही रहता है, ऐसा समझ। प्रकृति का परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में कृति। कृति मतलब रचना। तो पूर्णता के अर्थ में जितनी भी रचनाएं हैं वो चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट हैं। तो कृति बेसिकली जड़ और चैतन्य कृति है। रचनाएं दो प्रकार की हैं, जड़ और जड़ परमाणु, चैतन्य परमाणु, और उसके आधार पे चार अवस्थाएं। जब प्रकृति कह रहे हैं तो इकाइयों की बात कर रहे हैं। जब अस्तित्व कह रहे हैं तो जो कुछ भी है, तो है में इकाइयां भी हैं और व्यापक वस्तु भी है। जब अस्तित्व शब्द को प्रयोग करते हैं तो उसमें व्यापक वस्तु भी समाहित है। जब प्रकृति शब्द यूज करते हैं तो इकाइयों की बात कर रहे हैं। सही है, जी सही है, बढ़िया। तो ये अस्तित्व ने अपना काम तो 99% कर ही दिया है। उन्होंने जड़ पदार्थ, प्राणी जीवन मीन्स मनुष्य को बनाया, शरीर को बनाया, ये सब सारी व्यवस्था अस्तित्व में बना है। बनाया बोलने से फिर बनाने वाले को ढूंढना पड़ेगा। अभी हमें बस खाली समझने की शक्ति और समझने की जवाबदारी, वो यात्रा है, वो पूर्ण करनी है। हाँ। और जो बड़ी घटना घट गई है कि उसको भी पहचान के हमारे सामने बता दिया गया। देखो कल की चर्चा में ये इंपॉर्टेंट था, आप नोटिस कर पाए कि नहीं कर पाए। कल की चर्चा में ये इंपॉर्टेंट था कि जितनी भी चीजें जिंदा रहने के अर्थ में हमने पहचानी है, इनको पहचानने में हजारों साल लगे हैं, हजारों लोग लगे हैं। तो हमारी और वो परंपरा में आ गई है, तो हमारी कल्पनाशीलता उसके साथ में तदाकार हो पा रही है। तो मन भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ में तदाकार होता है। इस प्रकार हम तमाम चीजों को पहचानते हैं, हमारी कल्पनाशीलता में वो स्वीकार हो जाता है। जो एक ज्ञान संसार था, एक तो ज्ञान संसार हमारे लिए अभी तक रहस्य था। ईश्वर रहस्य, आत्मा रहस्य, सृष्टि कैसे प्रकट हुई ये रहस्य, ये सारा रहस्य में है। और ज्ञान अव्यक्त है और निर्वचनीय है। यहां पे आगे गाड़ी अटक गई। पॉजिटिवली कितना हो पाया? पॉजिटिवली बहुत सारे लोगों ने ईश्वर और तमाम जो कुछ भी उसको पाने के लिए साधना किया, उस क्रम में कम से कम वो इंद्रियों के नेगेटिव प्रभाव से तो मुक्त हुए। इंद्रियों में जीना नीना नहीं है, उससे ऊपर तो आ गए। उसके बाद जो कुछ उपलब्धियां हैं उसमें सिद्धियों वाले भाग में फिर ज्यादा चला गया। परंपरा को देखें तो सिद्धियों वाला एक बहुत बड़ी दुनिया है ना। लेकिन ज्ञान भाग वाला पोर्शन नहीं खुला, तो जिसका प्रमाण है कि मानव के रूप में, मतलब परिवार के रूप में जी पाना, शिक्षा के रूप में जी पाना, व्यवस्था के रूप में जी पाना, ये तीनों भाग खाली है। तो अब ये बड़ी घटना ये घट गई कि समाधि संयम पूर्वक वो जो ज्ञान भाग था उसको उंगली रख के कहा जा पा रहा है कि देखो इसकी बात कर रहे हैं। तो अपने में उसको पहचानने के लिए, तो ज्ञान भाग को पहचानने के लिए चित्त की ताकत है। चित्त जो है सूक्ष्म के साथ में तदाकार होता है। तो सूक्ष्म वास्तविकता को पहचानने की ताकत चित्त में है, भौतिक वास्तविकताओं को पहचानने की ताकत मन में है। तो मन वाला काम हो गया, उसमें हम जिंदा भी हैं। अब ये जो चित्त की ताकत है, इसका प्रयोग कर पाए, उसको हमने चर्चा किया था कि पहला काम तो ये हो जाए कि मन की तरफ से निष्कर्ष आ जाए कि ये जीना नहीं है, एक निष्कर्ष। फिर दूसरा, जो चित्त में अभी तक के पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह है ना इकट्ठा हो रखे हैं, वो थोड़ा चित्त पे काम करना पड़ेगा ताकि वो चित्त ज्ञान से तदाकार होने के लिए अनुकूल हो जाए। तो उसके लिए न्याय धर्म सत्य का मनन, वो सारी बातें हो गई। और उसके आधार पे फिर वैसे ही हमारी जीवन शैली हो जाए, है ना। आदरणीय नागराज जी अपनी भाषा में बोलते थे कि बीड़ी पीते हुए अनुभव नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, हमारी जीवन शैली भी उसके अनुरूप होगी। कायिक वाचिक मानसिक सभी तरह से हम उसके अनुरूप जिएंगे, तो उसमें हमारी गति होगी, तो उसको हम देख पाएंगे। तो वैसा मेरी जीवन शैली भी हो जाए। तो पहला भाग है जिंदा रहना जीना नहीं है, ये क्लियर निष्कर्ष स्वीकार हो जाए।
फिर चित्त शुद्धि का काम, इसके आधार पे न्याय धर्म सत्य की सूचना अपने में गहरे में जितना स्वीकार हो पाई, मनन हो पाया, और उसके आधार पे मेरी जीवन शैली भी वैसी हो जाए और उसको पाने की तीव्रतम इच्छा हो जाए, तो साक्षात्कार तदाकार अनुभव की बात। हाँ जी, धर्म का अर्थ अभी करेंगे। देखो अभी परिचय शिविर में तो आप पता नहीं अपन किए कि नहीं किए वहाँ पे। अब एक काम करना, देखो आप लोगों में से अधिकांश की स्थिति अभी ऐसी है कि परिचय शिविर को 5 बार देखें। परिचय शिविर को और 2-3 परिचय शिविर देख डालो। किसी में कोई बात किसी एंगल से ज़्यादा आ जाती है, किसी में कोई बात आ जाती है। ये जो टेम्पो बना है, ये जो अभी मन बना है, कार्यक्रम 1 साल आधा साल रुक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलम नहीं भी रहेंगे तो भी ये संसार चलेगा। तो कैसे थोड़ा सा रुक के अपनी समझ वाली गति को थोड़ा बना लिया जाए, है ना, और उसके आधार पे एक बार ये 1 साल में कहीं पहुंच जाए। पहला शिविर और 1 साल, मैक्सिमम 2 साल में हम किसी अच्छी स्थिति में आ जाएं तो हमारा उत्साह बना रहता है ना। मैं 10 साल से जुड़ा हूं और मैं हर साल एक शिविर कर लेता हूं, ये मत ही बताओ तो अच्छा है, क्योंकि सामने वाला सुन के हतोत्साहित हो जाता है। वो सोचता है 10 साल में यार तुम्हारा हाल ऐसा है तो फिर मैं ही ठीक हूं। तो 10 साल ना बताएं, ये बताएं मैंने कितने घंटे आज तक लगाए, वो ज़्यादा उचित है। तो ऐसा, तो परिचय शिविर को 2-3 बार करें, क्योंकि जितना कंटेंट आता है ये कंटेंट कोई अलग तरह की चीज़ है। इसको सुन के वापस रिपीट भी करते नहीं बनता है। सामान्य चीज़ों को हम सुन के रिपीट कर लेते हैं। तो जिसको हम न्याय धर्म सत्य की बात, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, जिसको हम निर्वचनीय कह रहे थे, कम से कम वो वचनीय हो पाया। उसको सुन के हम रिपीट भी तब कर पाएंगे जब थोड़ा सा उसको कई बार शांति से सुन के अपने में कुछ मनन करेंगे, थोड़ा सा अपने में स्थिर होगा। जी, तो धर्म की बात देखते हैं, समय आने से करेंगे। हाँ जी भैया, परिचय शिविर में एक बात आई थी, 3 चीज़ें, मूल ऊर्जा, साम्य ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा। तो उससे अगर देखा जाए तो जैसे 2 परमाणु हैं, इन दोनों के बीच की जो निश्चित दूरी है, तो इसी की इन दोनों की दूरी में क्या ये तीनों में से किसी ऊर्जा का भी रोल है, या फिर उन लोग की आपसी जो गति है उसकी वजह से? देखो, ऊर्जा के ढंग से बात करेंगे तो हम मोटे रूप में 2 भाषा में यूज कर सकते हैं। मूल ऊर्जा और साम्य ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा, ये एक ही बात है। ठीक हो गया? तीनों स्पेस में ही है? तीनों स्पेस में नहीं है, स्पेस ही है। स्पेस ही है, ठीक है। स्पेस में मतलब एक डब्बा और खोजना पड़ेगा। हाँ, स्पेस एक डब्बा है, उसमें मूल ऊर्जा है, ऐसा खोजना पड़ेगा। तो स्पेस में ऊर्जा नहीं है, स्पेस ऊर्जा स्वरूप है, ऐसा कहना होगा। तो मूल ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, ये सब एक ही बात है। ठीक। दूसरी बात है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से जो मिला वो कार्य ऊर्जा है। जो कार्य करने के लिए मिली वो कार्य ऊर्जा है। तो जो लोग ज़्यादा श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वो लोग ज़्यादा खा सकते हैं। हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो हमारे लिए 1-2 रोटी पर्याप्त है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा गाड़ी चलाओगे ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, और कम गाड़ी चलाओगे कम पेट्रोल लगेगा। तो कार्य ऊर्जा का मतलब है कार्य करने के अर्थ में जो ऊर्जा है वो कार्य ऊर्जा है। तो गाड़ी में डीजल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है ना। घोड़ा पाल लिया तो घोड़े को खाना खिलाना पड़ेगा, और ये भी एक घोड़ा पाल लिया तो इस घोड़े को भी खाना खिलाना पड़ता है। तो कार्य ऊर्जा कार्य करने के अर्थ में है। लेकिन शरीर में सारी शरीर की व्यवस्था बनी रहती है। किडनी अपना काम कर रही है, दिल अपना काम कर रहा है, कोशिकाएं मर रही हैं, नई कोशिकाएं रोज बन रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? तो सारी कोशिकाएं मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, एक दूसरे को व्यवस्था के अर्थ में पहचाने हुए हैं, इसलिए सारा काम चल रहा है। तो इसको सापेक्ष ऊर्जा कहें या कार्य ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा कह लें तो थोड़ा सा क्लैरिटी हमारी और बन जाती है। दर्शन में कभी कभी सापेक्ष ऊर्जा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये सापेक्ष ऊर्जा ही किसी के लिए भोजन हो सकता है। कि हमारा शरीर किसी के लिए भोजन हो ही सकता है, पेड़ पौधे हमारा भोजन है ही है। तो उस रूप में कार्य ऊर्जा, तो 2 ऊर्जा की बात कर सकते हैं मोटे रूप में, मूल ऊर्जा और कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा क्या है? जो कार्य करने के अर्थ में है वो कार्य ऊर्जा है।
तो शरीर को जो भोजन देते हैं वो कार्य ऊर्जा है। ठीक, जीवन में जो सोचने विचारने की ऊर्जा है ये कार्य ऊर्जा नहीं, इसको हम भोजन नहीं देते हैं, तो ये मूल ऊर्जा से है, ऐसा पहचान। परमाणु जो एक दूसरे को पहचानते हैं वो कार्य ऊर्जा है, ध्वनि ताप विद्युत कार्य ऊर्जा है। ठीक है, हाँ जी, ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं? जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जो ध्वनि ताप विद्युत व्यक्त है ये कार्य ऊर्जा है। जीवन में मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जो आशा विचार इच्छा है कल्पनाशीलता है ये कार्य ऊर्जा, उधर इसको कार्य ऊर्जा बोल रहे हैं, यहां इसको कल्पनाशीलता बोल रहे हैं। घटना वही है, पात्रता की बात है। पात्रता की बात को कैसा बोला परिचय शिविर में, ध्यान है कि नहीं? मूल ऊर्जा को पाकर जड़ संसार क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर प्राण संसार स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। स्पंदनशीलता मतलब कोशिकाओं का सांस लेना। मूल ऊर्जा को पाकर पशु जीवन, पशु जीवावस्था संवेदना के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर भ्रमित मानव कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा को पाकर जागृत मानव ज्ञान के रूप में, ज्ञान स्वरूप व्यक्त होता है। तो क्या हो गया, ये पात्रता बढ़ती जा रही है। तो जड़ की पात्रता सबसे कम है, पेड़ पौधे की पात्रता उससे ज़्यादा, पशु पक्षी की पात्रता उससे ज़्यादा, भ्रमित मानव का पात्रता उससे ज़्यादा, जागृत मानव अपनी पूर्ण पात्रता को प्रकाशित करता है। हमको दिखाई भी देता है उनके क्रियाकलाप, हमको दिखता भी है, ये इससे विकसित है। तो मूल ऊर्जा ही सहअस्तित्व पूर्वक सभी इकाइयों से अलग अलग तरह से प्रकाशित है। हाँ, सापेक्ष ऊर्जा कार्य ऊर्जा को एक ही बोल दिया। भैया एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आजकल एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है मल्टीवर्स। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, तो क्या ऐसा संभव है? पता नहीं भैया, क्योंकि अगर दूसरा ब्रह्मांड होगा तो इट मीन्स कि दिस ब्रह्मांड इज नॉट इनफाइनाइट, या दिस ब्रह्मांड की कहीं सीमा है, तभी तो भैया दूसरा क्या है ना, ब्रह्मांड देखो मेरा वही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ना मैथमेटिकल इक्वेशन से निकल के आ रही है। हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, वो कोई नई इक्वेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ना। तो मेरा कहना है कि देखो सब चीज़ को समझने वाला कौन है? मानव। और मानव की स्थूल के बारे में समझ अभी बनी नहीं है, सूक्ष्म अभी दूर है। और जिन चीज़ों की चर्चा हम कर रहे हैं वो सूक्ष्म के आगे की है। तो कुल मिला के हमारे पास कोई सूचना आती है और उस सूचना में हम भी टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी और कुछ ठोस नहीं है, तो पकड़ कुछ नहीं आता है, उससे मिलता भी कुछ नहीं है। हाँ, मतलब इनका आंसर का मतलब है कि अब दूसरा अभी कह रहे हैं कि जैसे तुम हो ऐसे ही कोई आदमी किसी दूसरे, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, सेम आदमी सेम एक्टिविटी करता हुआ किसी दूसरे यूनिवर्स में है। हाँ, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, इसका हाल समझ में आ नहीं रहा, उसका समझ में इनको आ गया। नहीं, जैसा यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि कई सारी धरतियाँ हो सकती हैं। धरतियां हो सकती हैं वो अलग बात है, लेकिन सेम फोटोकॉपी है। नहीं, फोटोकॉपी नहीं, सेम उनका जो प्रोसेस है, वो विकास क्रम, विकास जागृति क्रम। आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हो, बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हो। नहीं, ये कह रहा है कि जो अगर मल्टीवर्स है तो वो जो खालिस्तान है वो फाइनाइट हो जाता है। ऐसा नहीं है। मल्टीवर्स होने से खालिस्तान, हाँ मतलब ये जो हम गैलेक्सीज हैं और उनके अंदर हजारों करोड़ों प्लैनेट्स हैं, वो तो हैं, वो तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। बट मल्टीवर्स एक अलग कंसेप्ट आ गया कि ऐसा का ऐसे ही जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा ही कहीं दूसरे ब्रह्मांड है, दूसरी गैलेक्सी नहीं, दूसरा ब्रह्मांड, वहाँ पे यही सब चल रहा है। दूसरा स्पेस है और उसी स्पेस में ऐसा सब कुछ है। जाने दो, अपना मानव होना समझ लें, वो काम की बात। हाँ, अपना घर समझ में आता नहीं है, इनको मल्टीवर्स समझ में आ गया। हाँ, बेकार की, मतलब कुछ निकलता कुछ नहीं ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? हेलो।
देखो इससे क्या हो गया ना, ये तमाम सूचनाओं के बोझ से मुक्ति मिल गई, नहीं तो यही हम पे हावी हुई रहती हैं। और ऐसी लगता है यार मैं तुच्छ हूँ, कुछ ही समझ में नहीं आता है मेरे को, ना इधर समझ में आता है ना उधर समझ में आता है, तो और हमारी हालत खराब है। भाई आप ब्लैक होल पे बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको लग रहा है यार मैं एकदम पिछड़ गया हूँ, तो मैं ब्लैक होल निकालूं, पहले मैं ब्लैक होल समझ लूं। तो कुल मिला के हमारे पास भी बोलने के लिए कुछ आ जाता है। सामने वाले से हम ज़्यादा बोल गए तो इसका मतलब लगता है कि यार मैं ठीक हूं, जबकि निकला कुछ नहीं। हाँ जी भैया, कल जैसे आप बोल रहे थे कि सेवा कार्य से चित्त शुद्धि की तरफ जा सकते हैं, हाँ, तो उससे सिर्फ सेवा कार्य से देखो जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल अपेक्षा के काम करता है, सूत्र है प्रतिफल है तो संतोष नहीं, संतोष है तो प्रतिफल नहीं, ये एक सूत्र है। संतोष क्या है? संतोष वो है जो जीवन तृप्ति का काम है। जब मैं किसी बात को, किसी काम को भौतिक तृप्ति के लिए प्रतिफल के साथ करता हूं, मैं कोई काम करता हूं, मैं उसका पैसा लेता हूं। मैंने कोई काम, इस सेवा का काम पैसे लेके भी हो ही सकता है, वो आपका व्यवसाय हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किसी का तेल मालिश किया, मैंने किसी को योगा सिखाया, मैंने किसी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई, ये सारे काम प्रतिफल के अर्थ में भी हो सकते हैं, और यही सारे काम मानवता की सेवा के अर्थ में भी हो सकते हैं। अब वो तो अपनी मनस्थिति और परिस्थिति की बात है कि हम क्या चीज़ से क्या अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से सेवा कार्यों को इस रूप में कहा गया कि जब हम किसी को प्रतिफल अपेक्षा से नहीं करते हैं तो फिर क्यों करते हैं? यदि मैं आपसे कोई चीज़ का पैसा नहीं ले रहा हूं तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? अपने सुख के लिए तो ठीक है, पर मेरा सुख आपके सुख के साथ जुड़ गया है, मैंने आपको अपना माना है। जब तक मैं आपको अपना नहीं स्वीकार करूंगा तो मैं आपके लिए बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के लिए काम करूंगा, ये संभव ही नहीं। या तो फिर मेरे को अखबार में नाम छपवाना है कि मेरे को आपको अगले साल इलेक्शन लड़ना है, तो मैं कुछ काम कर सकता हूं, वो प्रतिफल हो गया। तो अखबार में नाम छपाना भी प्रतिफल हो गया, इलेक्शन लड़ना भी प्रतिफल हो गया, समाज में अध्यक्ष बनना भी प्रतिफल हो गया। जब मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर किसी चीज़ को करता हूं तो फिर इसका मतलब है कि मेरी चेतना में आपके लिए कोई जगह बन गई है, तभी मैं आपके लिए कर सकता हूं। कोई तो कनेक्शन बनेगा ना। तो मैंने आपको अपना माना है, आपके विकास में अपने विकास को देखा है, आपकी सफलता में अपनी सफलता को देखा है। तो यदि मैंने आपके साथ यदि मैंने वो संबंध पहचाना है और मैं निस्वार्थ जिसको सेवा बोल रहे हैं वो सेवा करने के लिए आपके साथ आगे बढ़ता हूं, तो फिर उसका प्रतिफल क्या होगा? उसका जो प्रतिफल होगा, उस बैकग्राउंड के साथ जब कोई काम हम करेंगे तो नेचुरल है कि हमारा चित्त पहले से भी उस लायक था, तभी उस दिशा में गए, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा चित्त और फैला। तो बेसिकली चित्त में अपनेपन का संस्कार फैलते जा रहा है। अभी मैं मेरे घर की सीमा से ज्यादा नहीं सोच पाता और पैसे से अधिक कुछ नहीं सोच पाता, ये भी एक चित्त है। एक चित्त ऐसा भी है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना पैसा कर ले या अपने लिए सफलता कर ले, वो भी एक चित्त है। एक चित्त ये भी है कि जो दूसरों के भलाई में अपनी भलाई, दूसरों की भलाई करके उसको अच्छा लगता है, ये भी एक चित्त है। तो फाइनली सच्चाई यही है कि ये पूरा अस्तित्व एक है, सभी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं। उस जुड़ाव को पहले हम शरीर के लेवल पे पहचानते हैं, इसका नाम संवेदनशीलता है। उस जुड़ाव को हम अस्तित्व सहज विधि से पहचानते हैं, इसका नाम संज्ञानशीलता। जुड़ाव तो है ही, जो है ही मैं कदम कदम बढ़ा के उसकी तरफ अग्रसर हो रहा हूं। तो एक व्यक्ति केवल काम पे ध्यान देगा तो इसका मतलब है केवल प्रतिफल के लिए काम करेगा। एक व्यक्ति सेवा के रूप में अपने आप को फैलाया, इसका मतलब काम के साथ साथ संतोष भी उसका प्रतिफल है। फिर फाइनली ज्ञान की ओर जाएगा। देखो मानव जाति की यात्रा भी आप देखो, पहले हम बिल्कुल वंश विधि से जिए, फिर हम कर्म विधि से जिए, कर्म करके हमने फिर सारा सब कुछ खड़ा कर डाला। कर्म करके समझ में आया कि सारी सुविधा होने के बाद जीवन तृप्ति नहीं मिली है, सारी सुविधा होने के बाद अपने में और अपनों के साथ जीना नहीं हुआ है, तो अब ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसा करके हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। तो
सेवा कार्य बेसिकली शरीर के अर्थ में और संवेदनशीलता के हाँ, अर्थ में ही बोला गया है ना? सेवा उसी अर्थ में, जी, सेवा। कोई क्षण में ये सेवा वाला व्यक्ति ज्ञान में संक्रमित हो जाएगा। रास्ता यही है। रास्ता यही, सहज रूप में यात्रा यही, अचानक कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए देखिए, जितनी बातचीत हमने अभी तक की, थोड़ा सा उसको और फैला लेते हैं। भैया ओला बोर्ड एक बार साफ कर दो। चलो, हाँ उधर ही चल रहा है। या रुक जाओ, इसको कर दो, और ये भी पूरा कर दो। हाँ, सब 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 है, पूरा 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 सब साफ। भैया उसको भी कर दो, सब साफ। धन्यवाद। चलिए, तो अब हम थोड़ी चर्चा को उधर ले जाते हैं कि गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, ऐसा कहा गया है, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चैतन्य जीवन, जिसको हमने चैतन्य इकाई कहा, उसको बेसिकली हमने जीवन परमाणु भी कहा। तो जीवन परमाणु कैसा है, पहले जीवन से शुरू करते हैं और फिर वापस आएंगे। तो जीवन परमाणु कैसा है, तो केंद्र में एक अंश है, पहला परिवेश है, दूसरा परिवेश है, तीसरा परिवेश है, चौथा परिवेश है। केंद्र में एक अंश है, पहले परिवेश में 2 अंश है, 8 अंश है, 18 अंश है, 32 अंश है। तो केंद्र का नाम
इसको आत्मा कहा है। केंद्र में जो एक अंश है इसका नाम आत्मा है। जो पहला परिवेश है इसका नाम बुद्धि है। बुद्धि में कितने हैं? 2 अंश। जो तीसरा परिवेश है उसका नाम चित्त है, और जो चौथा परिवेश है उसका नाम वृत्ति है, और जो अंतिम परिवेश है, चौथा परिवेश है, उसका नाम मन है। और ये मन ही ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। और शरीर के माध्यम से हम तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। कुछ गलती? तो ये इसको जो दर्शन में जो भाषा आएगी, इसको चौथा परिवेश कहा, इसको तीसरा परिवेश कहा, इसको दूसरा परिवेश कहा, इसको पहला परिवेश कहा, और आत्मा को मध्यांश कहा, है ना। मध्य में जो अंश है उसका नाम मध्यांश है। तो मन क्या चीज है? तो मन क्या चीज हो गया? शरीर चलाने वाला हो गया, ये एक बात हो गई। लेकिन मन मूल में क्या चीज है? 32 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम मन है। मन क्या चीज है? उसमें 32 अंश हैं, 32। तो 32 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम मन है। 18 अंशों की तीसरे परिवेश में 18 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम वृत्ति है, और दूसरे परिवेश में 8 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम चित्त है। पहले परिवेश में 2 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम बुद्धि है, और मध्यांश में एक ही अंश है जिसको हमने आत्मा के रूप में पहचाना। आगे चले। मन को ही हम आशा के रूप में पहचानते हैं। वृत्ति में ही विचार होता है, विचार के रूप में पहचानते हैं। चित्त को इच्छा के रूप में पहचानते हैं। बुद्धि को संकल्प के रूप में पहचानते हैं, और आत्मा को प्रामाणिकता के रूप में पहचानते हैं। कितना मन लगा के नोट्स बनाते हो, देखो देखो, इससे समझ में आता है ना कि बेसिकली एज का कोई मैटर नहीं है। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे काम की है और मेरे लिए सुखदायी है, हमारे भीतर का विद्यार्थी पैदा हो जाता है।
चलूं? ये नोट्स मत बनाओ, इसका सब मिलेगा, बहुत सारा रिकॉर्डिंग ऐसी पड़ा है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपने आसपास कीजिए। आशा क्या चीज है? शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानने वाला चीज मन है। ठीक? और किसी विचार के आधार पे जीना, तो समझिए कि विचार का फैकल्टी सही अर्थों में काम किया। अभी रूटीन में हम अधिकांश लोग जो विचार को यूज कर रहे हैं वो क्या चीज के लिए यूज कर रहे हैं? भौतिक वस्तुओं के लिए, शरीर के लिए। तो भौतिक वस्तुओं के लिए, शरीर के लिए विचार को यूज करना, वो विचार की ताकत अभी सामने आई ही नहीं है। तो चाहे अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि मध्यस्थ दर्शन का विचार, लेकिन कोई भी विचार को समर्पित होकर जीना, जैसे नक्सली विचार, कार्ल मार्क्स का विचार, आर्य समाजी विचार, या मान लीजिए गायत्री परिवार में विचार क्रांति अभियान के नाम से हमने अपनी जिंदगी को किसी विचार के लिए समर्पित किया। ये विचार की यात्रा है। यदि हमने किसी विचार को समर्पित होकर अपना तन मन धन वहां लगा दिया, चाहे उसके लिए हमको आर्थिक कष्ट उठाने पड़े, शारीरिक कष्ट उठाने पड़े, परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा, है ना, ऐसी तमाम यात्राएं आपको दिखाई देती हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति विचार विशेष को समर्पित हुआ और उसने अपनी जिंदगी उसमें लगाई। तो ये मन के लेवल से ऊपर उठ गया कि नहीं? है ना? तो विचार पे जीते हुए आदमी का दिखाई देता है कि वो अपने विचार के लिए तन मन धन को नियोजित किए रहता है, और यदि तन और मन को कष्ट भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो उस विचार के साथ चलना चाहता है। मन के लेवल का आदमी क्या करेगा? वो अपने शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए विचार को लगाए रखेगा, और सारे ऐसे विचारों को पाना सुनना चाहता है जिसके लिए पैसा आ जाए, पद आ जाए, शरीर की अनुकूलता और बढ़ जाए। फिर कोई व्यक्ति किसी विचार के आधार पर जब भौतिक रूप में साम्राज्य खड़े करता है या सिस्टम खड़े करता है, तो ये इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति का मतलब है बहुत बड़ी फैक्ट्री डालना, है ना, समाज सेवा के बहुत बड़े कार्य करना, किसी भी क्षेत्र में गैंग चलाना, ये भी इच्छा शक्ति है। बिना इच्छा शक्ति के वो भी नहीं चलेगा। दिशा सही हो गलत हो, अभी सही और गलत की बात नहीं कर रहे, केवल अपनी आशा विचार इच्छा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ताकत को, उनके क्रियाकलाप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को 3 बंधन के रूप में भी कहा है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। अपने विचार को श्रेष्ठ ना होते हुए भी सबसे श्रेष्ठ माने रहना, ये विचार बंधन है। अपनी योजनाओं और कार्यक्रम को पूर्ण ना होते हुए भी पूर्ण माने रहना, इच्छा बंधन है। और केवल शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से ही सुख दुख को पहचाने रहना, आशा बंधन है? लिखना पड़ेगा, मिलेगा, सब बुक्स में मिलेगा। अब तो मैं केवल चाहता हूं कि आपके भीतर इतनी पीड़ा पैदा हो जाए, आप इतने ज्यादा पीड़ित हो जाएं कि बिना 12 बुक से गुजरे आपको सांस ही ना आए। शिविर का मतलब केवल इतना है। बस इतना हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तो ठीक हो गया, बात पहुंच गई? सर ये फिर से एक बार रिपीट करिए ना, आशा विचार इच्छा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पीड़ा चालू। क्या वो दुखती रग पे हाथ रखा है? जैसे हम लोग इच्छा बंधन के मॉडल थे, इच्छा बंधन और विचार बंधन दोनों। विचार क्या है, इच्छा क्या है? आदर्श गांव बसाना है। कुछ नहीं होता ऐसा, सब भ्रम।
आदमी में चेतना परिवर्तन होता है, आदर्श गांव जैसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे समझदार लोग मिलके जैसा जीते हैं वो एक बढ़िया घर हो सकता है, बढ़िया मोहल्ला हो सकता है। वो बनाना नहीं होता है, बनता है। योजना पूर्वक ये सब काम नहीं हो सकते। तो ये समझ में आया कि बेसिकली शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को ही सुख माने रहना, इसका नाम आशा बंधन है। किसी विचार विशेष के प्रति समर्पित होके अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के बावजूद भी किसी विचार विशेष को समर्पित हुए रहना विचार बंधन। अपूर्ण विचारों को पूर्ण माने रहना विचार बंधन है। अपनी योजना और कार्यक्रम को पूर्ण माने रहना ये इच्छा बंधन है ना। तो इस तरह की कोई चीज हमारे गले में पड़ जाती है और हमारे 10-20 साल खा जाती है। एक आध शरीर यात्रा भी खा जाए, 2-4 शरीर यात्रा 10 भी खा जाए तो कोई खास बात नहीं। और ये कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है। इसी सब प्रोसेस से गुजर के हम चीज़ों की समीक्षा कर पाते। जितने भी विषम तरह की परिस्थितियां अभी जो सूत्र आया था वो भ्रम की समीक्षा करने के लिए अनुकूलता होती है। ये भी यात्रा का ही एक भाग है। कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं, यात्रा ही है। लेकिन कम से कम पहचान लें ये उचित है। हाँ जी, हो गया, आगे चलो। अब हम सब अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं इच्छा बंधन में हूं, कि विचार बंधन में हूं, कि आशा बंधन में हूं। तीनों में ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होता है, तीनों ही होता है। प्रधान रूप में कौन चल रहा है इसकी बात अलग है ना। जैसे ये जितने लोग किसी विचार को फैला रहे हैं वो खुद कोई कार्यक्रम योजना नहीं चला रहे हैं। जैसे हमारे जैसे लोग बेसिकली किसी, अब वो सही गलत की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली ये किसी विचार को प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये खुद योजना भी नहीं बना रहे हैं, खुद योजना बना के फैला रहे हैं, उसका भी जिम्मेदारी। तो ऐसा आपको वर्ग मिलेगा जो केवल विचार पे बात कर रहा है। जैसे संघ का प्रचारक क्या है, वो किसी विचार को लेके चल रहा है। तो चाहे नक्सली विचार है कि कार्ल मार्क्स का विचार है कि आजकल वो क्या बोलते हैं, वो वीगन भी एक विचार है भाई, हमको अंडा और ये सब दूध ये सब मांसाहार है। तो अनेक तरह के छोटे विचार बड़े विचार, सब तरह के बहुत सारा जुगाड़ आपको मिलेगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे विचार हैं। सही विचार क्या होगा, सही विचार सही इच्छा की पहचान क्या होगी? मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। जो विचार इच्छा वहां से कनेक्ट हो जाए, इच्छा ऐसी बन गई है वसुधैव कुटुंबकम और उसकी योग्यता हमारी नहीं है, तो नारे लगा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पूजा में अच्छे गाने गा सकते हैं, होगा नहीं। और ये करना गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, इससे एक पृष्ठभूमि तैयार होती है ना। जैसे गायत्री परिवार ने एक बड़ा काम किया, मासेज में एक अच्छा काम करने की मानसिक, बहुत न्यूनतम साधन, घर चलाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन उसमें भी समाज में कुछ अच्छा करने की, अपना तन मन धन लगाने की एक चाहत पैदा कर दी। ये अच्छी बात है। जहां खड़ा था उससे उसको आगे ले गए। तो यदि ऐसा हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को फिर हम ऐसा सोच पाएंगे कि यार इसने इतना काम कर दिया, ये भी उपयोगी था, इसने इतना काम कर दिया, ये भी उपयोगी था। सही और गलत की भाषा प्रयोग ना करके किसी चीज़ की कोई उपयोगिता थी, उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दिया। अभी तो हम इतना कर सकते हैं ना कि समझने में अपना विचार लगा दे। हाँ, वही। खैर, तो अब निष्कर्ष ये है, तो कितने प्रतिशत लोग आपको भारत में देखा जाए तो किस बंधन में ज्यादा दिखाई देते हैं? आशा बंधन। ये बात ठीक हो गई। अब कितने प्रतिशत वर्ग होगा ये?
मोर देन 90% या 90%। विचारक वर्ग बहुत छोटा है। किसी भी विचार को समर्पित व्यक्ति, विचार कोई भी हो, अभी अपन सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, तो भी वो वर्ग छोटा ही है। पूरा आरएसएस में ऐसा बोलते हैं केवल 3000 प्रचारक, कम ज़्यादा मेरे को ऐसा आप बेहतर बताएंगे, है ना, 3-4 हज़ार प्रचारक, जबकि पूरा देश और पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है। लेकिन जो विचारक जो शुद्ध रूप से उसी का ना झंडा लेके निकला है, उसकी संख्या 3-4 हज़ार 5,000 होगी, जो भी हो। तो इस रूप में हम देखेंगे तो किसी भी संगठन में विचारक वर्ग छोटा ही होता है। तो विचारक वर्ग कितना छोटा है, और इच्छा बंधन वाला भी छोटा ही होता है ना। बहुत छोटा वर्ग है जो तीव्र इच्छा के साथ किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि पाए हुए लोग तीव्र इच्छा वाले लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे व्यापार है, सालों साल जिंदगी भर लगे रहना एक ही चीज के पीछे, सफलता असफलता सबका मुंह देखते हुए लगे रहना एक ही चीज के पीछे, ये तीव्र इच्छा से कम में नहीं हो सकता है। जैसे हमारे साथ होता है ना, हमने कोर्स ज्वाइन किया, 2 महीने बाद लगा यार ये ठीक नहीं है, तो कम से कम ये तो सिद्ध होता है कि सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तीव्र इच्छा तो नहीं है। तीव्र इच्छा का मतलब है 10 मतलब लाइफ टाइम आदमी किसी चीज के लिए काम करता है। तो इच्छा बंधन और विचार बंधन वाला वर्ग बहुत छोटा दिखाई देता है। पूरे समाज को देखेंगे तो केवल शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता हो जाए, इसके लिए कुछ काम करना। जैसे शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता हो जाए, एक आदमी जॉब करता हुआ भी अपने लिए ये सब सोचता है, लेकिन आदमी जॉब करते हुए उसके मन में है कि यार सीईओ बनना है, वो छोटा नहीं सोच रहा है। अब ये इच्छा की बात आ गई। तो शरीर के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक है, लेकिन सीईओ बनना है ऐसा अपने में स्वीकार हो गया, तो ये इच्छा वाली बात हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें हमारा ध्यान चला गया कि मानव में कल्पनाशीलता, है ना, किस तरह से काम कर रही है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या समझ में आया इस चर्चा में? हाँ जी, माइक। आप बंधन के रूप में बात कर रहे हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं कि यह तो शक्ति के रूप में है। हाँ, बंधन इसलिए शक्ति भी है, और यदि अपूर्ण है और मैंने पूर्ण माना हुआ है तो वो बंधन है, वो फिर मेरे अहंकार में बदल जाता है। शक्ति तो है ही है। इसलिए आशा वाला व्यक्ति अध्ययन करेगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, और ये इच्छा बंधन और विचार बंधन वाला अध्ययन करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये इच्छा बंधन विचार बंधन वाला व्यक्ति पहले से ही 80 हॉर्स पावर का इंजन है, और ये आशा बंधन वाला 5 हॉर्स पावर का है। इसको बात समझ में आ गया, ये फिर उधर भी उतने बड़े रिजल्ट देगा। तो जो लोग अव्यवस्था फैलाने में जितने सक्षम हैं, वो बेसिकली हाई पावर इंजन है। दिशा ठीक नहीं, हाँ दिशा ठीक नहीं। दर्शन में उसको बोला पशु मानव राक्षस मानव। पशु मानव मतलब आशा बंधन, और राक्षस मानव मतलब विचार बंधन इच्छा बंधन। राक्षस मानव दूसरों के शोषण करने में सक्षम है, दूसरों को अपने साथ लाइन में लगाने में सक्षम है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम इतना बड़ा बड़ा झंडा क्रिएट करना, है ना, ये उससे कम में नहीं होगा। ये बहुत तीव्र इच्छा से कम में नहीं होगा। बहुत मेहनत करते हैं नेता। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली कम्युनिटी नेता है। हाँ, इतना गाली खाना, इतना षड्यंत्र सहना, इतने षड्यंत्र करना ये आसान काम नहीं है, हैं? माइक, ये आसान काम नहीं है इतने विरोध के बावजूद। तो उतने विरोध में कोई अच्छी बात सोच पाना इतना आसान भी नहीं। हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। मेरा मन अब पार्टी वार्टी से हट गया है। पार्टी कोई भी हो,
हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि हम वही करने के लिए बाध्य होते हैं। हाँ, हम जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वो कोयले की खदान में क्या करें। अब खदान ऐसी है तो है, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। जिनको ऐसा करने का मन है वहाँ करें, जिनको खदान बदल देना है वो उसके लिए काम करें। हाँ जी। एक संयोग हुआ, हमारा छोटा सा कस्बा है, करीब 1,00,000 पॉपुलेशन का। उसकी म्यूनिसिपल का चेयरमैन, उनके मैं घर पे गया सवेरे सवेरे। मैं सदा सर जाना शुरू हुआ तो उसके घर पे गया, तो घर पे करीब करीब 15-20 लोग ऐसे खुले में उनके बैठे थे। तो एक आता है हमारी बिजली नहीं चल रही, एक आता है हमारी सड़क टूट गई है, दूसरा आता है ये स्कूल है, एक पुलिस में ये हो गया है, वो हो गया है। और उन सब लोगों को है ना खुश रखना, ये इतने उनको, और प्लस वो जो जीतने के अंदर में जितने गणित लगाने पड़ते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिकड़ा, ये है, इसको खुश रखो उसको खुश रखो। तो वहाँ पे छोटे से कस्बे के अंदर में उसको इतना करना पड़ता है। तो जो लोग एमएलए या फिर और आगे जाते हैं वहाँ पे क्या कितना झंझट है। ऐसा हो गया। तो किसी इच्छा बंधन से, किसी गहरे इच्छा बंधन से कम में आदमी ये सब नहीं झेल सकता है। किसी बड़े पद की लालसा या कुछ बहुत अच्छा करने की कामना, दोनों हो सकता है। होगा कि नहीं होगा वहां जाके वो अलग बात है, कामना तो हो ही सकती है, उससे कम में नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया, यहां तक पहुंच गए। ये सब हम क्या कर रहे, हम अपने ही जीवन के अलग अलग आयाम को, उसके फैलाव को समझने की कोशिश कर रहे। सच्चाई यही है कि यदि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, यदि वो वास्तविकता के धरातल पे नहीं है तो जमीन पे नहीं उतरेगा। आपकी ईमानदारी कितनी भी हो, आप उसके लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, आप कितनी बार भी सर कटा लीजिए, वो नियम को यदि नहीं जानते हैं तो वो काम तो नहीं हो पाएगा जो हम करना चाहते हैं, है ना। ये सच्चाई है। अब इस पूरी चर्चा में क्या निकल के आया, जिनको हम ये कह रहे हैं कि 90% पॉपुलेशन केवल आशा बंधन के साथ है, इसका मतलब उसमें क्या चीज ज्यादा सक्रिय है और क्या चीज कम सक्रिय है। ऐसा क्यों हो रहा है? मन के लेवल पे, है ना। इसका मतलब है जो आशा बंधन के साथ है उसके मन के जो अंश हैं उनकी सक्रियता व्यक्त हो रही है। विचार और इच्छा की सक्रियता मन की सक्रियता के अनुरूप है। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन दिखाई देता है? मन सबसे सक्रिय है। जो विचार बंधन में जीता हुआ आदमी है उसका क्या हाल है? तो बेसिकली वृत्ति में, है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि 18 अंश हैं, ये 18 अंशों की सक्रियता व्यक्त हो पा रही है और फिर मन उसके अनुसार चल रहा है, इच्छा उसके साथ बनी हुई है। इच्छा उसी विचार को फैलाने की है। और जो किसी इच्छा बंधन के साथ है उसका क्या हाल है? उसका विचार और मन उस इच्छा के समर्थन में काम करता है, उस इच्छा के लिए काम करता है प्रधान रूप में। तो ऐसा हमको दिखाई देता है। बढ़िया, तो क्या समझ में आया? आशा बंधन का मतलब है कि जो चौथे परिवेश के अंश हैं उनकी सक्रियता का व्यक्त होना। विचार बंधन का मतलब है जो तृतीय परिवेश है उसके अंशों की सक्रियता का व्यक्त होना। और इच्छा बंधन का मतलब है द्वितीय परिवेश के अंशों की सक्रियता का व्यक्त होना। तीनों ही व्यक्त रहता है, प्रधान रूप में कुछ अलग दिखाई दे सकता है। बढ़िया, हमने बहुत योजना बनाई गांव को आदर्श बनाने की, रजिस्टर में लिख लिख के। खेल की योजना, पंचायत कैसी होगी,
रजिस्टर में लिख लिख के योजना बनाई। चित्त उसका जीव चेतना का है और हमारा भी जीव चेतना का है, क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकल। किसी व्यक्ति के प्रभाव में कभी कुछ होता हुआ दिखाई देने लगता है, व्यक्ति को हटा दो, धम्म से सब गिर जाता है। तो जब तक चेतना मल्टीप्लाई नहीं होगी कुछ भी टिकता नहीं। तो मेरे पास एक तुरुप का हिक्का हाथ में आ गया था इस सोचने के प्रोसेस में, उसने मेरी बहुत जान बचाई। 91 में 92 में मैंने नौकरी छोड़ी, फरवरी में, और ये सब दौर शुरू हो गया। फिर वो गांव में काम वाम करना शुरू कर दिया, हर जगह में समस्याएं दिखने लगीं। पहले लगता था कि नौकरी छूट जाए ना एक बार तो 24 घंटा मेरे पास होगा, और देखो फिर मैं क्या करता हूं। भाई साहब, जमीन में आने के बाद जैसे दलदल होती है ना, जितना प्रयास करो उतना ही नीचे गड़ते तो जितना प्रयास करते गए उतना ये समझ में आता गया, समस्याओं के रूट ही समझ में आते गए, समस्याएं के साइज बढ़ते गए और समाधान शून्य होता गया। कल्पना में जितना समाधान था ना, ये जितने लोग मंच पे समाधान की बात कर रहे हैं ना, इनको जमीन पे उतार दो, मंच वालों का पैसा गायब कर दो और योजना देने वालों का मंच गायब कर दो। भाई साहब, और 3 से 5 साल उसको लगने बोलो तो जमीन समझ में आ जाएगी। इस सेमिनार में कुछ समझ में नहीं आता है, सब बोल के चले जाते हैं, बोलने वाले को बोलने का पैसा मिलता है, सुनने वाले को सुनने का पैसा मिलता है, समोसा अलग से मिलता है, सरकार का टैक्स का पैसा है, उड़ाए जाओ, दर्द भी नहीं होता है। तो मेरे पास एक तुरुप का हिस्सा टिक गया। मैंने गांधी जी को पढ़ा और तमाम चाणक्य को पढ़ा, बहुत कुछ जो भी कुछ सामने छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं। तो मेरे मन में मैंने अपने बचपन का गांव देखा था, और जब मैं बाप बना तब मैंने उस गांव को देखा, तो गांधी जी को पढ़ा और देश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, तो बड़ी पीड़ा हुई। तो लगा कि नहीं यार, गांव बेहतर होने चाहिए, और शहरों में हमारी कोई उपयोगिता ज़्यादा नहीं है, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा बड़ा घर गाँव में रखा है जो गिर रहा है, ज़्यादा सुंदर वातावरण है, तो हम गाँव में रह के कुछ उपयोगी काम करें, गाँव में ग्रामोद्योग को विकसित करें, है ना, और कुछ अच्छा करें। धीरे धीरे गांव की मानसिकता और तमाम धीरे धीरे मानसिकता पे ध्यान चला गया, है ना। तो हमने एक स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट लिया था, कपाट, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये संस्थाओं के नाम आपने सुने होंगे। तो वो गांव की महिलाओं को अचार चटनी मुरब्बे वगैरह वगैरह सिखा के उनको स्वावलंबी बनाना था। तो अचार चटनी मुरब्बे का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा और बोले हमको तो पढ़ना लिखना आते ही नहीं। अब 40 महिलाओं में से 38 अनपढ़। अब कोई मुरब्बा चटनी बनाना है, उसका फॉर्मूला तो लिखोगे यार, याद थोड़ी रहेगा सब कुछ। तो हमारा प्रोजेक्ट तो छूट गया, साक्षरता अभियान शुरू हो गया। अब साक्षरता अभियान शुरू किया तो उनसे बात होने लगी, तो अपने सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, बंटवारे। तो मैं सुनते सुनते सोचा यार ये तो मेरे घर में भी होता है, तो इसका घर और मेरा घर में ज्यादा अंतर तो नहीं है। तो धीरे धीरे जब कोर में ध्यान जाता गया तो ये समझ में आया कि परिवार कब टूटे, जब परिवार में पैसा आया कि परिवार में गरीबी थी। संस्थाएं कब टूटी, कंपनियां कब टूटी, पार्टनरशिप कब टूटी, जब कंपनी प्रॉफिट में थी कि कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, है ना। तो सार आया कि सारी कुल मिला के समस्या तो ये है कि हम जूझ अपनों से रहे हैं और उसका कोई समाधान हमारे पास नहीं है। तो धीरे धीरे इस बात पे ध्यान चला गया कि ये मानसिक समस्याओं का रूट कॉज प्रॉब्लम का मानसिक है ना। ये भौतिक कारण, गरीबी का कारण भौतिक नहीं है, गरीबी का कारण हमारी मानसिकता है और हमारी मानसिक गरीबी है, और उसको कोई दूर करने का उपाय नहीं है हमारे पास। यहां से वो मामला शुरू हुआ। और ग्रामीण विकास वो तो ढूंढता है, गांव खड़े करने हैं ये सब। तो मेरे को कोई भी बड़ा आदमी मिलता था, अच्छा यंग एज थी, जोश था, फायर थी, ईमानदारी थी और अंतिम सीमा तक की थी, तो लोग प्रभावित भी हो जाते थे। तो थोड़ा सा ठीक ठाक लोग
जल्दी बात तुमसे थोड़ी दोस्ती हो जाती थी। दोस्ती होते ही मैं उससे एक लाइन ही बोलता था। मैं बोलता था देखो पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो हम बड़े बड़े कंसल्टेंट ना, मेरे अंकल डेनमार्क एम्बेसी में उस समय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। तो डेनमार्क का जितना फंड इंडिया में लगेगा वो एक तरह से उनके हाथ से निकल के जाएगा। और उनके साथ फिर बहुत सारे कंसल्टेंट होते ही हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरे को तमाम लोगों से मिलने का अवसर, मैं तमाम लोगों से समझना चाहता था भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मेरे को अपनी योजना बताते थे। मैं उनको एक ही लाइन बोलता था कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। आपने किसी गांव को खड़ा किया हो और आपके हटने के 10 साल बाद वो विधिवत चलता हो, उस गांव ने अपने गांव के सामने बोर्ड लगाया हो कि हमारा गांव स्वावलंबी है, सरकार के पैसे की हमको जरूरत नहीं। ऐसा एक गांव बताओ। तो कुछ लोग इधर उधर करते, ज्यादातर लोग परेशान हो जाते थे। एक कंसल्टेंट जो 26 साउथ एशियन कंट्रीज कुछ एसोसिएशन होगी, उसके 25-26 कंट्रीज के कंसल्टेंट थे। वो बहुत खुश हो गए और मेरे को बोले कि आई विल फ्लड यू विद मनी। को कितना पैसा चाहिए बोलो। तो मैं तो अपना तुरुप का इक्का लगाया। उनकी आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा देखो हमारी किसी उम्र से ऐसा तीखा सवाल नहीं करना चाहिए। हमारे पास पैसा है, प्रोजेक्ट है, कुछ अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन जिस तरह की बात तुम सोच रहे हो ऐसी कोई चीज हमारे पास भी नहीं। और तुम किसी से इसकी उम्मीद भी मत करो। अब तुमको जो समझ, अब तुम इनके चक्करों से भी मुक्त हो जाओ। तुमको किसी के पास नहीं मिलेगा। अब मेरी एक ही आशा की किरण है, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुमको कोई रास्ता मिलेगा। और रास्ता मिला। जीवन विद्या में आने के पहले से मेरे पास इंटरनेशनल फंडिंग के इतने रास्ते खुल गए थे, मैं जितना चाहता उतना फंड आता। सारे रास्ते मेरे देखे हुए थे और सारे रास्ते बताने वाले मेरे पास थे और फंड देने वाले मेरे पास उपलब्ध थे। वहां से फिर निर्णय लिया कि ये फंडिंग से काम नहीं करना है, सरकारी पैसा पकड़ना ही नहीं। क्योंकि सरकारी पैसा हाथ में आता है तो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे होते हैं वो हम पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता है इन्होंने कोई मोटा पाइप लगा लिया है। क्योंकि जिस गाड़ी में हम जाते हैं, जिस तरह की भाषा और जिस तरह की भावभंगिमा हमारी होती है, हम उनको और मानसिक गरीबी दे के आते। तो फंडिंग से काम नहीं करना है तो क्या करना है? तो दिल्ली में काम करते करते 3 साल मैंने नौकरी किया। 3 साल मैंने स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कपार्ट, इन संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का काम किया। इसमें 3-4 निष्कर्ष बहुत साफ सुथरे आ गए। एक निष्कर्ष कि पैसे से विकास नहीं होता है। दूसरा निष्कर्ष, विकास आदमी की मानसिकता में होता है। तीसरा, हमारे पास भी कोई समझ नहीं है और ये जितने ये फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं इनके पास भी कोई समझ नहीं है। चौथा, घर से इतनी दूर चले जाना है जहां कोई ये ना पूछे कि आजकल क्या करते हो। क्योंकि मुझको तो कोई ज्यादा तंग करता नहीं था, मुझसे तो पूछ के सामने वाले को तंग होना पड़ता था। मेरी पत्नी को परेशान करते थे, आजकल ये क्या करता है, बर्बाद हो जाएगा, समझाओ इसको। वो बेचारी परेशान होती थी। तो और ये सारी घटनाक्रम में एक और जो बात समझ में आई कि किसी गांव का 10 साल निवासी होकर रहना है तो गांव समझ में आएगा। ये फंडिंग से काम नहीं करना है। किसी गांव में 10 साल उसका निवासी होकर रहना है। क्योंकि अब तक जो हमने गांव देखा है वो अतिथि के रूप में देखा है। हमारे पिताजी बाहर जॉब करते थे, हम साल की 2 महीने की छुट्टी में, 1 महीने की छुट्टी में आते थे। और जिसके पिताजी बाहर नौकरी करते हैं उनको थोड़ा अलग टाइप का सम्मान मिलता ही है, और हम भी थोड़ा ठीक ठाक ही थे। तो हमने अतिथि वाला गांव देखा है। हमने गांव के निवासी होकर गांव की समस्याओं को झेला नहीं है। अब मैं अपने गांव में रहने के लिए गया नौकरी छोड़ के, तो मेरे घर वालों ने कहा कि देखो जो करना है दिल्ली में करो, गांव आओगे तो लोग बोलेंगे नौकरी छूट गई होगी इसलिए गांव में आ गया है। ये परिवार के लिए सम्मान की बात नहीं होगी। तो उस दिन अपने भी समझ में आ गए
तो इस तरह की कुछ बातों से परिवार के प्रति मेरा मोह बंधन खत्म हो गया, और मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मेरे को ऐसा मौका मिले कि मैं किसी गांव में रह सकूं और वो घर से दूर हो। वो गायत्री परिवार के चक्कर में वो मौका मिल गया। मेरे मामा जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, और उनके साथ बस्तर में 2 लड़कियां थी जो काम करती थी, वो मेरे मामा के यहाँ दिल्ली में आती थी, मेरे मामा के यहाँ रुकती थी। मैं मेरी जॉब से तंग आया हुआ कभी कभी मामा के पास अपना दिल बहलाने चला जाता था। तो उन दोनों से मुलाकात हो गई। वो दोनों ने बस्तर के बारे बताया, बस्तर ऐसा और बस्तर वैसा, और नंगे और चींटी की चटनी और तमाम समस्याएं। तो मैंने कहा यार, और मेरे साथ 2 लिमिटेशन ये थी कि चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना है। दिल्ली में मैंने 2.5 साल दिल्ली पुलिस से लेके सारे डिपार्टमेंट से खूब झगड़ा किया, और झगड़ा करके पाया तो चेन नीचे से ऊपर तक है। तो ये अपने ये भी नहीं बदलेंगे और मैं भी नहीं बदलूंगा, दोनों का आचरण निश्चित है। तो क्या किया जाए? तो किसी ऐसी जगह में चला जाए जहां सरकार नाम की चीज से पाला ना पड़े। तो ये सारे समीकरणों को मिला के, पत्नी का दुख और ये किसी गांव में 10 साल रहना है और ये है ना, ये सब मिला के उनसे बात करके निष्कर्ष निकल आया कि यार एक बार बस्तर चल के देखना। मेरे को दिल्ली में रह के बड़ा एलियन टाइप लगा, यार ये हमारे देश में कोई ऐसी जगह कैसे हो सकती है जहां आदमी नंगा रहता है, वो चींटी की चटनी खाता है और वो किसी अपना खेती वेती करता ही नहीं है, जंगल के आधार जंगल पे रहता है और उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना रहन सहन है। तो मैं 93 में बस्तर देखने गया और मुझको जगह पसंद आ गई। तो मैं ये सोच के गया था कि कभी भी मेन स्ट्रीम में दोबारा नहीं लौटूंगा, इस पढ़े लिखे समाज में दोबारा कभी नहीं लौटूंगा, क्योंकि उससे अपनी बनेगी नहीं। अब देखो, मेरे को नहीं पता था कि वहां नागराज जी मिलेंगे, मेरे को नहीं पता था। मैं तो केवल मेरी जिंदगी के जितने समीकरण थे उनसे बाध्य होकर वहां पर, कोई भी अपना घर छोड़ के आराम से नहीं जाता है। तो ये देख लिया कि यहां जीना नहीं हो पाएगा, ना परिवार समझेगा, और जो मैं जैसा मैं जीना चाहता हूं ना सिस्टम वैसा बनेगा, और यहां कोई रास्ता निकलेगा नहीं। और किसी गांव में 10 साल रहे बिना गांव समझ में आएगा नहीं। और अपने मन में अपना मन तैयार कर लिया कि भैया मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूं कि गांव के लिए बोझ बनूं, और मेरे देश के गांव इतने गरीब नहीं हैं कि मेरे को छत और 2 रोटी नहीं मिलेगी। गायत्री परिवार का सहारा मिल गया, लोग मिल गए, तो हम किसी गांव में पहुंच गए। तो ये सारी कहानी का एक ही मतलब हुआ कि यदि हम अभाव से पीड़ित नहीं हैं तो अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है ना। मैंने वो दिन देखे हैं जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में बीमार होता था, मेरे को उससे चिंता ये नहीं होती थी कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, चिंता ये होती ठीक हो गया तो पैसा कहां से आएगा, हॉस्पिटल वाला बिल दिया बेटा वापस देगा नहीं। तो जो कुछ भी जिसको बुरे दिन गरीबी, और ये मैंने मांग के लिया, ये मेरे ऊपर आया ऐसा नहीं है ना। मेरे ऊपर वाले के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, मैं जो मांगता हूं वो देता है। तो जॉब में रह के मैंने 2 ही लोगों की आंख में चमक देखी, और जिसने कहा मैंने गरीबी देखी है, मैंने स्ट्रगल किया है और मैं सेल्फ मेड हूं। जो वो ऐसा बोलता था ना, उसकी आंख में चमक होती थी। तो मैं यार अपन तो गरीबी भी नहीं देखे, स्ट्रगल भी नहीं किए, तो हमारी तो जिंदगी स्वाहा हो गई। जब मैं 70 का होऊंगा तो अपने आप को क्या बताऊंगा कि तुम क्या किए। तो पहले माँ बाप कमाते थे, मैं खाता था, आजकल मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, इतना ही कह सकता हूं। ये तो जिंदगी खत्म हो गई, क्या किया जाए। तो मैंने ऊपर वाले से बात किया कि मेरे को गरीबी देखना है और स्ट्रगल देखना है, ऐसा बिल्कुल क्लियर 2 ही शब्द। और वो इतना देगा, मेरे को पता होता तो मैं मांगता नहीं। 7 साल धुआंधार, लेकिन वो स्ट्रगल ने ना जिंदगी दे दी। अब उससे बुरा और क्या हो जाएगा। तो अब डर नहीं लगता और अपने भीतर एक साहस पैदा हो गया। तो ये जो लाइन थी कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए और प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ये लगातार निकालते चला गया, क्योंकि अभाव की मानसिकता नहीं थी।
हम पैसा कमाने के लिए एनजीओ में नहीं आए थे। हमारी अभाव, हमारी मानसिकता में कोई ऐसा नहीं था कि हमको कोई पद ले लें या कोई और चीज ले लें। पहले ही से ही थे यार ये सूरत बदलनी चाहिए, अपने भीतर की भी और बाहर की भी। मैं बिल्कुल फटे हाल एकदम क्लियर मानसिकता से घूमता था कि मेरे को कोई ऐसा जादू का चिराग मिल जाए कि मैं किसी गांव में रहूं तो उसकी सूरत बदल दूं। बिल्कुल ऐसा क्लियरली ढूंढता था, ऐसी कोई चीज मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरे को ऐसा जिंदगी में बताए। तो देखो उसी जंगल में उसी साल, जिस साल मैं पहुंचा उसी साल से नागराज जी ने आना शुरू किया, उसी गांव में, उन्हीं लोगों को, वही गायत्री परिवार के लोगों के बीच, बस्तर में। ये एक अद्भुत संयोग था। और जैसे ही देखो आदरणीय नागराज जी का शरीर शांत हुआ है, वैसी मेरी छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए ही बुलाया गया था, एकदम साक्षात। तो जब पीछे लौट के देखता हूं जिंदगी को, तो ऐसा लगता है कि तमाम जिंदगी एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। लेकिन जब वो घट रहा था तो इतना अनिश्चित लगता था। मैं 3 बार जिंदगी में उस मोड़ पे पहुंचा जहां शरीर छोड़ने के अलावा रास्ता नहीं था, जहां सुसाइड के अलावा कुछ नहीं था। 6 महीने उस दौर से गुजरा जहां मैंने स्वीकारना शुरू कर दिया था कि मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। गुरुदेव का साहित्य पढ़ के मेरे को इतनी जीवन मिला। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। मेरे मामा से पूछता था, मामा परेशान हो जाता, उठा के मेरे को ना एक बोरा किताब दे दिए, एक बोरा भर के ना। चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी, अकेला रूम था, कंपनी का काम कुछ होता नहीं था, व्यवहार अच्छा था तो लोग ऐसे भी तंग नहीं करते थे। वहां लोगों को बोल दी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बुलाना। कंप्यूटर हमारे होते थे, कंप्यूटर के लिए मैं रेजिडेंट इंजीनियर था। तो मैंने 3 दिन में करीब 80-100 किताबें पढ़, छोटी छोटी पतली पतली किताबें। तो मेरे को पढ़ के ऐसा लगा, उसके पहले मैंने मानना शुरू कर दिया था कि मेरा स्क्रू ढीला हो गया है, मानसिक असंतुलन हो गया है। क्योंकि सब लोग यही बोलते थे तू पागल हो गया, ऐसा नहीं होता है। उन किताबों को पढ़ के मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे विचार लिख दिए। और मेरे को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मैं ठीक ठाक हूं, अभी गड़बड़ नहीं हुआ है। 3 दिन मैंने बिना खाना खाए किताब पढ़ी। कमरे में कुछ रखा रहता है छोटा मोटा, कुछ खाने पीने का जुगाड़ सूखा, वो खा खा के, पानी पी पी के जब तक वो बुक्स खत्म नहीं हो गई और मैं इस निष्कर्ष पे नहीं आ गया कि यार मैं पागल नहीं हुआ हूं और मैं ठीक ठाक आदमी हूं। और इतनी खुशी, अब ये आदमी कौन है, इससे मिलना है। उसके पहले मैं शांति कुंज नहीं गया हूं। ये सारा पढ़ने के बाद फिर मैं मिलने के लिए शांति कुंज गया हूं कि यार ये आया, ये कौन व्यक्ति है ऐसा। तब मैं गायत्री परिवार में समर्पित हुआ। तो ऐसा जर्नी रही। तो मैं एक सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है, अभाव नहीं था, मानसिकता में अभाव नहीं था, तो जितने भी प्रलोभन आते गए उसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वही स्वीकार किया जो जिंदगी थी। घर वाले भी सहमत नहीं थे मैं नई बहू को लेके बस्तर के जंगलों में कहीं चला जाऊं। उनको भी बता दिया नौकरी लग गई है बस्तर में, वो रायपुर में। वो तो अभी पता नहीं, खाली आदमी कहीं तो नौकरी लगी जा या हमको जो करना था, एक पॉइंट के बाद घर वाले रोकते भी नहीं है। ये सब कहानी, तो सारा लब्बो-लुआब, सारा कहानी का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की तलाश, अपने में जिंदगी की तलाश और बाहर में अपनी उपयोगिता की तलाश। उस उपयोगिता में कहीं ना कहीं ये स्वीकार लिया, जो कुछ भी कल्पनाएं गांधी जी को पढ़ के आ गई, जो कुछ भी कल्पनाएं गायत्री परिवार में साहित्य को पढ़ के आ गई, लेकिन फाइनली पता चला ये विचार अपने आप में पूरा नहीं पड़ेगा। ये उत्साहित करता है, आगे चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन मेरी परिस्थितियों में मेरी पूरी मनस्थिति को कैसे हैंडल करूं उसका विज्ञान अभी भी हमारे पास नहीं। जब तक मंच पे बोलते हैं खूब अच्छा लगता है, जब फील्ड में उतरते हैं सब दोषारोपण में टूट जाते। ऐसे हमने अच्छे अच्छे ग्रुप्स को टूटते हुए देखा। तो इसका मतलब यह हुआ, तो बार बार फिर यही पीड़ा होती थी, यार ये अलग से कहीं जाना क्यों पड़ता है?
चाहे वो गायत्री परिवार है कि सावित्री परिवार है कि ब्रह्म कुमारी है कि कहीं और, सब जगह जाके देखा। ये जो हम 20 साल पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ क्यों नहीं देते हो? 20 साल 6 घंटे रोज एक बच्चा जाता है ना, वहां देव जो काम की चीज देनी है। तो बार बार लगता था कि क्या ऐसा हो, तो बार बार सब बड़े लोगों से बात करते थे, गायत्री परिवार में भी और सारे सभी जगह जाके उनसे एक ही चीज पूछते थे कि भाई ये शिक्षा ठीक नहीं है, आप ऐसा बोलते हो तो शिक्षा में क्या होना चाहिए? बोले देखो महापुरुष तो इशारा कर गए हैं, अब काम तो हमको आपको करना पड़ेगा। मैं कहा मैं इतना ही सक्षम होता तो मैं महापुरुष नहीं होता। ये बोलना बहुत आसान है, गलत क्या? ओशो ने लिख दिया शिक्षा में क्रांति, सभी ने कहा, गुरुदेव ने कहा और तमाम बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन बताओ ना यार क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 3rd में क्या दें? वो किस्सा कहानी और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा। तो जब ये अच्छा बीच बीच में हमारे तो भीतर की पीड़ा कि हमारी तो पीड़ा एक ही है कि नहीं यार गांव खड़ा होना है, उस पीड़ा के चक्कर में नागराज जी को भी नहीं सुना। हमको लगता था हमको तो पता है क्या करना है, अध्यात्म से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है। तो नागराज जी जो बात कर रहे हैं ये कोई महापुरुष होंगे, क्योंकि हम जिनको सम्मान करते थे वो नागराज जी के पैर छूते थे। तो यार इसका मतलब ये इससे भी बड़े हैं। हमको नागराज जी समझ में नहीं आते थे, हमको वो तो सीधे साधे रहते थे, ना कोई वेशभूषा है ना कुछ है, सामान्य आदमी की तरह लुंगी लपेटे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हैं। तो जिनका हम थोड़ा सम्मान करते थे वो गायत्री परिवार में थे, उनके वो पैर छूते थे। तो मैं कहा यार कोई बड़े आदमी तो हैं पर यार अपने को कोई लेन देन नहीं है, अपने को तो अपना ग्रामीण विकास करना है और उसके लिए जो करना है हमको पता है। वो बार बार हमको पकड़ पकड़ के समझाते थे और हम बार बार भागते थे। तो एक बार की बात, वो भिलाई की बात है, आदरणीय बाबा जी भिलाई में थे, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़े, उनका हाथ थोड़ा कांपता था। तुम्हारे पास सारे समस्याओं के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं? तो अपना तो थोड़ा सा वो तीखा बोले तो अपना भी अहंकार जग गया। मैंने कहा हाँ है। बोले कैसे? मैं कहा मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारे पास समाधान है? मैं हाँ है। कैसे? मैं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं। तुम समृद्ध हो? मैं हाँ। तब हम एक प्लॉट में खेती वेती करते थे, मैं बढ़िया प्लॉट है उसमें खेती करते हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो उनकी आंख से एक आंसू टपका और मेरे हाथ पे गिरा, और आंख में आंख में पानी था। बोले तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूं। अब उनके ऐसा बोलने के बाद मेरे पैर से लेके नाखून से लेके सर तक ऐसा करंट तोड़ गया। झूठ तो मैंने बोला ही था, मुझको तो पता ही है। और मेरे मन में ऐसा आया कि मैंने गलती की है, अब अगली बार मिलूंगा तो ऐसे नहीं मिलूंगा। तो वहां से मेरा मन बना कि अब इसको समझना चाहिए। लेकिन उनकी बात सुनते थे तो समझ में नहीं आता था, वो कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि जहां हमारी तार अटकी हुई है, जहां हमारा इच्छा बंधन है, गांव आदर्श बने, हमारी अटकी हुई है। उनकी बात से गांव आदर्श बनता दिखता नहीं था। मानव में जीव चेतना का परिवर्तन और जो कुछ वो बोलते थे सुनते समय ठीक लगता था, सुनने के बाद सब गायब। तो एक सत्या जी IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे, जिन्होंने आदरणीय नागराज जी के बाद में इसको 7 दिन के शिविर के रूप में कहना शुरू किया। उनसे शिविर सुनने से बात कनेक्ट हो गई, यार ये झंझट तो आदमी का है, और आदमी की मानसिकता में परिवर्तन हो गया तो वो एक अच्छा बाप भी होगा, वो अच्छा एक भाई भी होगा, अच्छा एक पिता भी होगा, अच्छा एक पंचायत भी होगा, अच्छा एक IAS भी होगा, अच्छा इंजीनियर भी होगा, अच्छा डॉक्टर भी होगा। तो कुछ नहीं करना है, सब बंद, केवल एक ही काम करना है, ऑर्गेनिक माइंड की फार्मिंग करनी, कुछ नहीं करना, सब कार्यक्रम बंद। 1.5 साल सब जितने भी हमारा बड़ा बड़ा कार्यक्रम चलता था, उस समय वो गायत्री परिवार का वो बड़ा कार्यक्रम चलता था, ऋचा करके एक कार्यक्रम चलता था, जिसमें कि भारत सरकार के उस समय एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी JC पंत, हाँ वाटरशेड मैनेजमेंट, JC पंत भारत सरकार के ग्रामीण विकास के सचिव थे।
वो गायत्री परिवार के साथ में उनका आइडिया, दोनों का आइडिया कुछ रहा होगा, वो कनेक्ट हो गए कि सरकार पे समाज का विश्वास नहीं है। यदि गायत्री परिवार जैसी संस्था सरकार और समाज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे तो ये सरकार के प्रयास सफल हो सकते हैं, और गायत्री परिवार के रूप में भी जो ग्रामीण विकास की संकल्पना लेके हम चल रहे हैं वो साकार हो सकती है। तो एग्रीकल्चर, ये रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी जेसी पंत और इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, उसके चलते वाटरशेड प्रोग्राम निकला। पूरे देश में वाटरशेड प्रोग्राम में गायत्री परिवार की भागीदारी सुनिश्चित हुई। हमने भी उसका शिविर किया था 91-92 में किया था, लेकिन नहीं निकलता है कुछ। इतने खूब भागा दौड़ी किया, फिर ये स्वयं सहायता बचत समूह आ गया, फिर कुछ आ गया। हर बार लगता था कि इस बार बात बन जाएगी, हर बार लगता था, क्योंकि दृष्टि बहुत साफ थी कि हमको कोई गायत्री परिवार में अध्यक्ष नहीं बनना है, हमको कोई पद नहीं, हमको वो दृष्टि थी ही नहीं। तो 3 साल में, 1.5-3 साल में, 2 साल में समझ में आ जाता था कि नहीं हो रहा है, कुछ और ढूंढो, नहीं हो रहा है। और बहुत पीड़ा से भी गुजरते थे, क्योंकि हर बार एक नया दरवाजा ढूंढना, हर बार असफल होना, इधर घर में क्लेश, इधर पैसा नहीं, उधर घर वाले नाराज, इधर बीवी नाराज, उधर भविष्य अंधकार में दो पिटाई होती थी, फटे हाल। लेकिन उससे पात्रता विकसित हो गई, उस पिटाई से जो पात्रता विकसित हुई, तो 3 शिविर में मेरे को कंटेंट इतना पकड़, 3-4 शिविर करने के बाद में 2 साल के अंदर मैंने शिविर लेना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस कंटेंट की महिमा है, इस कंटेंट की महिमा है। मैं शेयर करता हूं कि मेरी ये भी परेशानी थी कि मैं किसी कंटेंट को बार बार नहीं बोल सकता, क्योंकि वाटरशेड में हम वाटरशेड का कंटेंट बोलते थे। वैसा हमारी 2-2, 3-3 हज़ार की पब्लिक, और नेताओं के हमारे पास फोन आते, जहां पब्लिक वहां नेता कहता है कि यार मेरे को बुला लो। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं के हमारे पास फोन आते थे, आप हमको आमंत्रित करो। फिर हमारी मौज होती थी हम किसको आमंत्रित करें, तो हम ऐसे ही बड़े आदमी हो गए थे। अब हमको वही भाषण देना होता था, ये 8 इंच की मिट्टी है, हजारों साल में बनी है, ये कट जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। इतनी बात बोलनी होती थी, उसमें कुछ डाटा, उसमें कुछ लच्छेदार बातें, कुछ साइंटिफिक चीजें। मैं इस भाषण को 12 बार दिया। 13वीं बार में नगरी में 2,500-3 हज़ार की पब्लिक में ये भाषण देके मैंने मंच के पीछे जाके उल्टी किया, लिटरली उल्टी किया। मैं यार क्या तमाशा है, मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहा हूं, वही बात बार बार बोले जा रहा हूं। नहीं, वो बात तो सच थी, मतलब वो टेक्निकली वो बात सच थी कि हाँ उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी तो, और जमीन का पानी जमीन में, कॉन्सेप्ट तो ठीक ही है, गांव का युवा गांव में, गांव का पानी गांव में, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन बहुत मैकेनिकल लगने लगा। तो जब मैंने जीवन विद्या शिविर, अच्छा उसके बीच में पत्नी के साथ तो दूसरों को पता नहीं था, पर हमको तो पता ही था हमारे घर में क्या चल रहा है ना। वो नाराज रहती थी बेचारी, है ना, नाराज रहती है, भारतीय पत्नी है, कहाँ छोड़ के जाएगी, परेशान होती है, रोती है, लेकिन साथ देती। अब 2 परेशानियां, अब जीवन विद्या आ गई सामने, तो मैं यार ये तो इसमें तो खतरा ही खतरा है। तो 3 बड़े संकट जीवन विद्या शिविर में, पहले शिविर में सुन के आए। पहला संकट, ये बहुत खतरनाक मंच है, कोई भी कहीं से कुछ भी पूछ लेता है और ये बोलता है मानना नहीं है तो इतना सारा ज्ञान कहां से आएगा, कुछ भी कहीं से भी पूछ रहा है आदमी। तो एक तो मैं मुश्किल काम है। मेरे को बात तो ठीक लगी, आदमी की मानसिकता ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, इतने सारे डेवलपमेंट और जिंदगी के इतने सारे टुकड़े, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। इधर जिंदगी के टुकड़े जोड़ते जोड़ते मर गए, इधर डेवलपमेंट को जोड़ते जोड़ते मर गए। उधर बिना पैसे के काम होता नहीं है, तो इधर पैसे की चिंता में कहां से पैसा आए, कहां से काम हो, इधर घर में जूझ ही रहे हैं। तो बात तो ठीक लग रही। दूसरा, ये समझ में आ गया, ये भी तो बार बार बोलना पड़ेगा। तीसरा, समझ में आ गया तो 7 दिन के लिए शिविर लेने जाना पड़ेगा, 2 दिन आने जाने का, 10 दिन पक्का, डिवोर्स पक्का। अभी तो 3 दिन ही झगड़ा होता है, उसके बाद तो पूरा आर पार ही हो जाएगा।
तो डिवोर्स पक्का नंबर 1, बार बार बोला नहीं जा सकता नंबर 2, और ये मंच खतरनाक है नंबर 3। पर काम ठीक है, काम ठीक है। आज मैं ही इस बात को लगातार 20 साल से बोल रहा हूं, और मेरे को लगता है कि मैंने बहुत इंटेंसिवली बोला है, नॉन स्टॉप 20 साल से नॉन स्टॉप बोला है। लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ दिन में थक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ना मेरा उत्साह कम हुआ, कम ज्यादा हुआ, लेकिन ना उत्साह कम हुआ, ना रिजल्ट कम हुआ। और ये धीरे धीरे ऐसा वो था नहीं था, वो एक उपमा गायत्री परिवार में यूज करते थे, वो जो अवतार कौन सा है जो फैलते जाता है, मत्स्य अवतार है ना, मत्स्य अवतार है ना, तो ऐसा अवतार की तरह फैलते जा रहा है। तो सत्य की ताकत क्या होती है, वो हमारे भीतर किस तरह के परिवर्तन देती है, हमारे बाहर किस तरह के परिवर्तन दे। यदि वो सच्चाई है तो समय के साथ साथ वो जवान होता है। आज तक इतने साल बाद भी हम इसमें एक लूप होल नहीं ढूंढ पाए। मैं तो 2.5 साल इस बात पे भी मेहनत किया। नागराज जी बोले मेरे पास सबके क्वेश्चन के आंसर है। मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत मेहनत किया, एक क्वेश्चन ऐसा बनाऊंगा नागराज जी के उत्तर उसके पास नहीं होगा। इस चक्कर में दर्शन समझ में आ गया। जितनी बात हुई, तो मेरे को लगता है कि ये सारी किस्सा कहानी का सार इतना ही है कि ये जब तक ये मेरा ये अंदर का चित्र समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे कोई बोले तुम यार अहंकार में हो, तो हम तो वापस उसको इतना सारा सुना देंगे। लेकिन जब किसी ने जिंदगी खोल के बता दिया तो समझ में आ गया यार मैं इच्छा बंधन में हूं। शिविर की महिमा यह है कि कोई आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है। मैं आपको डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता, पर कोई कमी तो नहीं छोड़ता। हाँ, ये अद्भुत तरह की बात है। शुरुआती दिनों में क्या पति पत्नी रिपेयर मेंटेनेंस पे थोड़ी सी अपनी मास्टरी आ गई, बहुत सारे ऐसे केस हैंडल कर करके। अब पति पत्नी के किससे सुनना बहुत थकाऊ काम है, क्योंकि बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। जब पत्नी बोलेगी तो आपको लगेगा सारी गलती पति की है। अब पति को सुन लो तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। तो पति पत्नी रिश्ता इतना रहस्यमयी रिश्ता है, इसमें कभी आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या बोल रहा है। इसलिए कोई पॉइंट के बाद मैंने एक किस्सा सुनना बंद कर दिया। क्या है, शिविर में आ गए कि सुन के लोग आते ही हैं शिविर में। शिविर का एक हिस्सा पति पत्नी रिपेयर मेंटेनेंस केस वाला होता है। क्या हो गया भैया, बैठ के बात करनी है। मैं कहता हूं 5वें दिन करेंगे। 5वें दिन के बाद छठा आ ही जाता है। फिर मैं शाम को शिविर के समापन की पहली रात को पूछता हूं, भैया आप कुछ बात करना चाह रहे थे? बोले नहीं नहीं हो गई है। तो मेरी भी जान बच गई, उनकी भी बच गई। क्यों किसी के किस्सा कहानी पर्सनल बातें सुनी जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना आश्चर्यजनक और इतना सुंदर कंसल्टेंसी है। देखो काउंसलिंग का अभी का जो अच्छे लोग काउंसलिंग करते हैं 5,000 रुपये घंटा की फीस है। 5,000 रुपया घंटा, बोलने के पहले घड़ी चालू कर देता है। और अभी हमारे एक दोस्त की कंसल्टेंसी किया है, उसके बेटे की प्रॉब्लम थी। बेटे की प्रॉब्लम के लिए 5,000 रुपया घंटे की काउंसलिंग हुई। तो बेटे के साथ में क्या चर्चा हुई ये समझने के लिए मां ने उससे कुछ सुनने के लिए बात किया, तो 5,000 रुपये घंटा उसका भी लिया। मां ये समझना चाह रही है कि मेरे बेटे से आपकी क्या बात हुई, तो उसको भी उसने मीटर चालू कर दिया और 5,000 रुपये घंटा उसका भी लिया। भैया एक इस बात निकले तो एक सवाल पूछूं अभी की। पहली बात तो मैंने ये आपकी छठी शिविर की, अभी जो पिछला आधा घंटा गया बहुत दोस्ताना लगा। आपकी बात मतलब बहुत दोस्ताना तरीके से आपने, मैंने ऐसा रूप आपका 5-6 शिविर में नहीं देखा। ये गायत्री परिवार के कारण हुआ है।
इनको देख के क्या पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। दूसरा मुझे पूछना ये था, मुझे कुतूहल ये है कि जैसे आपने बोला कि बाबा जी को समझ में नहीं आता था तुरंत, तो सबसे पहले वो लोग मतलब कैसे समझ में, क्योंकि शिविर आप जिस तरह से लेते हो वैसे तो लेते नहीं होंगे, या तो ये शिविर बहुत इम्प्रूव हुआ है हाँ समय के साथ साथ, हम भी इम्प्रूव हुए हैं। जिनसे जो हमसे सुनेंगे वो हमसे अच्छा करेंगे, नेचुरल है। वे हर आदमी उसमें अपनी कल्पनाशीलता लगाएगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं गायत्री जीवन विद्या में आया तो मेरा तो हम तो उस समय के उस दौर में थे जब हमको लगता था कि गृहस्थ का इसमें कोई काम है कि नहीं है, क्योंकि जितने लगे थे सारे कुंवारे थे, या तो कुंवारे थे या उन्होंने शादी नहीं की थी। तो हमारी तो ये भी शंका थी कि गृहस्थ का इसमें कुछ काम है कि ये ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। दूसरा, उस समय ये बोला जाता था कि जीवन विद्या बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की चीज है, ये आम आदमी की चीज है ही नहीं, आम आदमी इसको समझेगा ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता था। तो जितनी तरह के इस तरह के जितने भी मिसकंसेप्शंस थे, और भी हम तो युवा ही थे, मेरी तो उम्र उस समय कितने साल, 27 साल रही होगी, है ना, 27 जो भी रहा होगा। तो मेरे को लगा यार हमको जिंदगी मिली है तो युवाओं की चीज है। तो हमने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में रात को घुस घुस के काम किया। हमको तो ये पता नहीं था इसकी ऑडियंस कौन है। भागवत की ऑडियंस है, गीता की ऑडियंस है ना, ये बात तो सही है पर इसको सुनने वाला कौन है, इसकी ऑडियंस ही हमको पता नहीं थी। तो हमने तो वहां से शुरू किया। जब हम शुरू किए बुक एक थी और बाबा जी थे। तो जो भी मेहनत पिछले लोगों ने किया उनको धन्यवाद, जिन लोगों ने भी पहली बार शिविर लिया उनको धन्यवाद, और आज मान लीजिए हम कर रहे हैं, कल हमसे आगे और करेंगे और अच्छा करेंगे। तो बाबा जी से मतलब ये कंसेप्ट इतना बड़ा है कि मैं पूछना चाह कि बाबा जी के बाद पास क्या पता कितने लोगों के अंदर ये घटना घटी हो, जैसे समाधि में बोलते हैं घटे हैं, पर पास नहीं हो पाई हो, पर बाबा जी और बाबा जी के पास ये पास हुई तो पहले बाबा जी को एक मेन बात जो थी, उनके पास भाषा का अधिकार था। हाँ, वेद में समाधि, ये अमरकंटक में साधना के लिए आने के पहले से उनको साउथ की परंपराओं के हिसाब से वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न व्यक्ति थे। अब कोई वेद में मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न व्यक्ति साधना में आने के पहले से है, चित्त शुद्धि व्यक्ति वो साधना में आने के पहले से पाया हुआ है। बाबा जी को कभी मैंने बहुत पर्सनल क्वेश्चन किए, बाबा जी आपने अपने भीतर काम को पहली बार कब देखा? आश्चर्यजनक जवाब था, अकल्पनीय जवाब था। बोले 21 साल में मैंने पहली बार काम को अपने में देखा। हमारी कल्पना के बाहर है। 21 साल तक जिसको काम का पता नहीं था, किस शुद्ध परंपरा में वो पैदा हुए, किस शुद्ध परंपरा में उनका पालन पोषण हुआ, किस क्वालिटी के साथ में पालन पोषण हुआ। अभी 3 साल का बच्चा आई लव यू बोलता है, 5 साल का बच्चा आई लव यू बोलता है। तो हमने कैसा वातावरण बनाया है, उन्होंने किस तरह के परिवार में जन्म लिया और किस तरह की स्थितियों को देखा, तो किस हाइट के व्यक्ति वो पहले से थे। तो कितनी पूर्व शरीर यात्राओं की उनकी तैयारी होगी, तो ये दर्शन उद्घाटित हुआ। और पहले जो लोग समझ पाए वो भी शायद, क्योंकि वो फिर भी अब तो आसान लगता हमसे पहले 3 पीढ़ियां, हमसे पहले 2 पीढ़ियां और हैं जो केवल समझते समझते उन तक ये दर्शन उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं कि ये परिवार तक पहुंचे, इसकी एप्लीकेशन आई ही नहीं। तो हमसे पहले 2 या 3 पीढ़ियां हैं, हम चौथी पीढ़ी हैं, चौथी या तीसरी पीढ़ी हैं जो इस बात को समझ के लोगों के बीच तक कह पाए और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए। तो हमारी तीसरी पीढ़ी है। वो हमसे 1 पीढ़ी पहले के मान लीजिए, मतलब आजू बाजू मान लीजिए, पहले के मान लीजिए। है हाँ, आगे पीछे कहीं हैं, आगे पीछे कहीं हैं, फिर भी हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमसे साथ के मान लीजिए, पीछे मान लीजिए, ऐसी बात है। बोलिए क्या निकला इस कहानी से? हाँ, अच्छा। हेलो।
बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत जी। तो जो सारांश लगता है आपकी पूरी बातों का कि जब तक पूरा समाधान नहीं होता है तब तक बदलाव नहीं आ नहीं सकता। आए ना, आप देख लो ना। चाहे आप कितने ही पवित्र हो, चाहे बिल्कुल, कितने ही बिल्कुल, बिल्कुल। संघर्ष वाले हो, कितने ही आपने अपने आप को खपाया हो, किंतु पूर्ण समाधान के बगैर जो नहीं आए। मानव जाति की जो चाहत रही है ना, तो इसको वो ये पूरी माना नहीं जाए हो कि सकती। इस प्लेनेट पे आज तक जो कुछ भी मेहनत हुई भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के नाम पे, उसके फाइनल परिपक्वता और उसकी मैच्योरिटी या उससे ये निकल के आ गया कि ये पर्याप्त नहीं है, तो अगले कदम के रूप में विकल्प उपलब्ध हुआ है। इतनी साल की मेहनत के बाद ये विकल्प उपलब्ध हुआ, इतनी तमाम यात्राओं के बाद। और इतने साल में भी वसुधैव कुटुंबकम कब से बोल रहे हैं? तो किसी बात को किसी एक व्यक्ति ने किसी अपनी चेतना की ऊंचाइयों में देख लिया या उसने इसकी आवश्यकता महसूस किया, तो चाहना कितने पहले आ गई, उसको धरती पे घटित होने में अभी और कितने 50-100 साल 200 साल जो भी लगे। भैया ऐसा भी दिखता है जैसे आपने भी बताया कि मतलब महापुरुष या कोई बड़ा व्यक्तित्व तो सामने भी होता है, तो जब तक हमारी कोई पात्रता नहीं होती वो पहचान में भी नहीं आता। बस बस बस, ये तो बात ठीक, ये तो बात ठीक। मतलब ना उसकी भाषा समझ में आती है ना, ना वो दिखता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब कोई अपनी मनस्थिति होती है, कोई पात्रता बनती है, बस तो, बस तो ही वो समझ में भी आता तो है। दोनों तरफ का संयोग है। सामने वाले की स्थिति हो, हमारी पात्रता हो, तो आदान प्रदान होता है। हमारी पात्रता है, सामने वाले की स्थिति नहीं है, तो भी नहीं हो पाता है। हमारी पात्रता है, सामने वाले की स्थिति नहीं है, दोनों। मतलब बाबा जी के केस में और तो ठीक है, कोई पात्रता सभी में होता ही है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति पात्रता शून्य होता है। सब कोई पात्रता सभी व्यक्ति में होता ही है, जो जहां से है वहां से शुरू करेगा। मतलब बाबा जी के केस में तो नहीं कह सकती कि उनकी पात्रता नहीं थी, यहाँ तो मतलब हम ही कहेंगे कि भाई हमको ही नहीं समझ में आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, क्या निकला? तो इससे हमारी, हाँ जी। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ। जब आपने शिविर लेना स्टार्ट किया और तब से लेकर आज तक, तो क्या ऐसा है कि बाबा जी की कृपा आपके साथ रहती है? वो तो जो भी इस अनुसंधान में सिंसियरिटी के साथ रहेगा, सभी के साथ रहेगी, ऐसा तो उनका बोला ही हुआ है। मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में? हमको समझ में नहीं आता, हमको अप्रत्यक्ष लगता है, लेकिन वो तो है तो प्रत्यक्ष। नहीं, मुझको तो लगता ही है, मुझको तो बहुत प्रत्यक्ष लगता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई रहस्य की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति मानवता के लिए, है ना, इस दर्शन को अध्ययन करने में अपना तन मन धन लगाएगा, उसके साथ में बाबा जी का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप में बना ही रहेगा, ऐसा उनका आश्वासन है। उन्होंने कभी हमको बहुत शुरुआती दौर में कहा, बेटा पैसे के लिए ये काम कभी नहीं रुकेगा। और मैं तो उस जगह से निकल के आया था, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम फंडिंग उपलब्ध थी, तमाम ये कुछ उपलब्ध था, तो मेरे को तो हमेशा यही, मैं तो हमेशा उस मानसिकता के साथ में आया ही था कि पैसे की वजह से कभी काम नहीं रुकता। मैं पहले से भी ऐसे ही सोचता था, जब भी काम रुकता है हमारी योग्यता की कमी से रुकता है। तो इसी आधार पे समाज, कभी कोई फंडिंग किसी से नहीं लेना है ना, तो इसका मतलब है यदि कोई काम फंडिंग की कमी के कारण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा जुनून है, हमारी महत्वाकांक्षा है ना, समाज की जरूरत नहीं है। समाज की जरूरत होगी तो समाज इकट्ठा करेगा, और ये बिल्कुल वैसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, हमको जो एक, हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, ये अभी हमारे पास भाषा है। जीवन का अक्षय बल शक्ति संपन्नता क्या होता है ना, ये शायद अनुभव से कम में कितना समझ में आएगा कहना मुश्किल है। तो उसकी पहुंच बहुत बड़ी है। उसका पहुंच हमको पता ना चले, क्योंकि अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं होती है, लेकिन वो पहुंच तो बना ही रहता है। इवन वही नहीं, जिस तरह से आप इसको बिल्कुल सामान्य लीजिए, कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ईमानदारी के साथ में किसी भी जगह में काम करता हुआ रहता है, उसको चार आंखें देख रही कि नहीं देख रही? हमेशा देख ही रही हैं।
उसके बारे में 4 लोग बात कर रहे ही नहीं कर रहे कि यार ये आदमी ठीक है, कर ही रहे। तो हर व्यक्ति को कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान होने का व्यवहारिक मतलब ये है कि आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता है आपके बारे में कहाँ कहाँ क्या बातचीत हो रही है, और हो रही है कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत। तो जो व्यक्ति जैसा रहता है उसके आसपास के लोग उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते रहते हैं, और वो निष्कर्ष आगे 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 लोगों तक फैलते रहते हैं। कोई पॉइंट के बाद वही निष्कर्ष मैच्योर होकर आपको स्नेह सहयोग के रूप में लौट के आ जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल जो कुछ हो रहा है नियम से हो रहा है। जी हो गया है? ओह ब्रेक करें? ठीक है। कभी कभी योग संयोग ऐसा बन जाता है कि कुछ शेयरिंग ऐसी नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन चलो आज एक संयोग बना और एक शेयरिंग किया, है ना? है बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।